हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि एआई का फील्ड में काम करती है। कंपनी का नाम है जेन एक्स एआई। इसका जो आईपीओ है 5 जून से 9 जून के बीच में खुलने वाला है। 116 का इन्होंने प्राइस सेट किया, 208 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा के ये आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 55 सीआर उठा रहे हैं और सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। प्रमोटर्स के पास में कंपनी में मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ लगभग 67% के आसपास में रह जाने वाला है। अब ये पर्टिकुलरली जो कंपनी है एआई के फील्ड में काम करती है, नाम में ही लिखा हुआ है एआई। अभी ध्यान रखिए कि इस कंपनी ने जो अपना नाम है अभी रिसेंट में ही चेंज किया है। एंड जब एआई का जैसे बूम आया है उसके बाद में इन्होंने अपना जो नाम वगैरह चेंज किया है और एक्वायर की हैं दूसरी कंपनियों को भी। यहाँ पर इन्होंने अभी रिसेंट के 2 सालों में इन्होंने बहुत सारी अच्छी सारी कंपनियां जो हैं एक्वायर की है, खरीदी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनी काम क्या करती है, राइट? तो यहाँ पर ये बड़ी जो दूसरी जो कंपनियां होती हैं उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सॉल्यूशंस किस टाइप से कि कोई भी कंपनी का सबसे बड़ा हेडेक क्या होता है कि वो किस तरीके से बेटर परफॉर्म कर सकती है, तो उसको बताना कि भाई तुम इस तरीके से अगर काम करो तो बेटर परफॉर्म कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड उनको पूरा हेल्प किया जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग की। अब कोई भी कंपनी होती है उसके पास रिसोर्सेज होते हैं तो उनको किस तरीके से बेटर डिप्लॉय किया जा सके, उसमें हेल्प कर देती है। अब एआई का जो काम आ गया है उसके अंदर में ये दोनों ही जो काम है इनके अंदर में और भी ज़्यादा बेटर तरीके से जो कंपनियां हैं उनकी हेल्प हो पाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। जनरेटिव एआई का तो आज के दिन बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप लोग जेमिनाई का तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते होंगे। जैसे कि आपने बोला कि कमांड दिया कि मेरे को एक जो छोटा सा बच्चा है वो खेल हंसता हुआ जो है हाथ में खिलौना लेके घुंघरू मतलब खिलौना बजाता हुआ हंसता हुआ सा एक बच्चे की इमेज क्रिएट करके दो, तो वो जेमिनाई आपको क्रिएट क्रिएट करके दे देता है। क्या बोला आपने अपनी एक फ़ोटो दे रखी हो जिसमें आपने बोल दिया कि मैं एक बीच पे भाग रहा हूँ, उसका एक वीडियो बना के दो 8 सेकंड का, तो वो ये सारे जो काम आते हैं जनरेटिव एआई के फील्ड में आते हैं। इस टाइप से बहुत सारे और चीज़ें हैं जो जनरेटिव एआई के फील्ड में आती हैं। आपने बोला कि मेरे को स्टोरी बना के दो, कहानी लिख के दो, मेरे को एक किताब क्रिएट करके दो छोटे बच्चों के लिए, राइट? तो दिस ऑल थिंग्स कम अंडर जनरेटिव एआई, तो उस फील्ड में ये कंपनी काम करती है। अब नेक्स्ट इनका जो आ रही है चीज़ जो जिसके लिए पैसा उठा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है कि ये पैसे कंपनी क्यों उठा रही है और कहाँ खर्च करने वाली है। तो यहाँ पर देख बता रही है कि लगभग हम लोग वर्किंग कैपिटल में 7 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। नेक्स्ट 3 करोड़ रुपए इनके लोन का चुकाएंगे और 28 करोड़ रुपए जो है हम नए प्रोडक्ट्स जनरेट करने में खर्च करने वाले हैं। नए प्रोडक्ट्स कौन से हैं? तो आप जब इस कंपनी की जो आरएचपी जारी किया उसके अंदर में ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू के अंदर में जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है थर्ड ऑप्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू मीट एक्सपेंसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। तो बेसिक जो ये कंपनी जनरेट करना चाह रही है वो एआई क्लाउड इंजन जनरेट मतलब बनाना चाह रही है। ये बेसिकली जो बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर बताएं मतलब बात की जाए तो एलएलएम जो बने हुए हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो बनी हुई है, जैसे जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लाउड है, राइट? तो इनके ऊपर इनका यूज करते हुए जो बेस लैंग्वेज बेस इंटेलिजेंस उसके बेसिस पे फिर जो अलग अलग एजेंट्स तैयार करना काम होता है, जो कि एजेंट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए होंगे। मान के चलो कि एक एजेंट क्रिएट कर दिया एक बैंकिंग कंपनी के लिए, एक एजेंट तैयार कर दिया एक जो सेल्स कंपनी है उसके लिए, एक एजेंट तैयार कर दिया कि एक गवर्नमेंट के कोई किसी डिपार्टमेंट के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक एम्प्लॉय का वो एजेंट काम करता है जो कि बेसिक काम होता है और उसमें इंटेलिजेंस ऐड कर देगा तो वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर देता है। तो दिस टाइप के जो एआई एजेंटिक मॉडल्स हैं उसको कंपनी को तैयार करने के लिए यहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा काम है, ये काफ़ी अच्छा काम है। और इसकी जो अलग से मार्केट आने वाले टाइम के अंदर में बनने वाला है और बना हुआ है, अभी भी आज के दिन मार्केट है, बट आगे आने वाले टाइम के अंदर में ये मार्केट और भी बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर में आज के दिन कोई मोस्टली आई थिंक 2 कंपनियाँ हैं जो कि एलएलएम्स बनाने पे काम कर रही हैं। एक तो पैरेलल एआई नाम से कोई कंपनी है, दूसरा एक सर्वम एआई नाम से कंपनी है। पैरेलल वाला तो वो बंदा है जो कि सीईओ है, जो सीईओ रहा था ट्विटर का, जिसको एलन मस्क ने आने के बाद में हटा दिया था। तो उसने काफ़ी अच्छा काम वो उसकी जो पैरेलल एआई नाम से जो प्लेटफ़ॉर्म है वो काफ़ी बेटर काम करता है। एंड सर्वम एआई भी एक अलग फ़ील्ड में एलएलएम में काम कर रहा है। बट ये एलएलएम तैयार नहीं करने वाले हैं, ये एजेंट्स तैयार तैयार करने वाले हैं एलएलएम्स के बेसिस के ऊपर में, राइट? आज के दिन भी अगर आप लोग देखते हो तो बहुत सारे एजेंट्स आप खुद भी बना सकते हो और बेसिक अगर आपको एआई को नॉलेज है तो आप खुद के एजेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने पर्टिकुलरली अपने लिए जो है एजेंट तैयार किए हुए हैं कि कोई भी कंपनी का मैं डॉक्यूमेंट मेरे सामने आता है तो मैं अल्टीमेटली उस डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ का जो लिंक है उसको कॉपी करके उसको एजेंट को दे देता हूँ और वो पूरा स्कैन करके बता देता है कि इसके अंदर में ये मेन बात है और इससे ये रेवेन्यू के अंदर में इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो मुझे एक क्लियर आउटलाइन दे देता है। उससे फिर मैं और सवाल पूछ सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स में और क्या काम कीजिए, तो उसको ये भी बोल सकता हूँ कि
मेरे को इसके इस कॉन्टेक्स्ट के बाहर की जो रिसर्च है वो भी न्यूज़, इससे रिलेटेड न्यूज़ भी लेके आके मुझे बता, तो वो रिसर्च करके वो न्यूज़ भी लाके दे देता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ एजेंट जो कि हम लोग क्रिएट करते रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट रीडिंग के लिए कर दिया, उसी तरीके से एक आरएसपी रीडिंग के लिए कर देते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि एजेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ता है, राइट? तो अलग-अलग सवाल पूछने पड़ते हैं, तो उनसे रिसर्च में हेल्प हो जाती है। तो ये जो है अलग-अलग फ़ील्ड्स के लिए एजेंट्स तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलरली एक पूरा एआई क्लाउड इंजन बनाना चाहते हैं। दैट इज़ अ नाइस अप्रोच। अब ये जो एआई इंजन है वो कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर में काम आने वाला है, कौन-कौन से डोमेन्स में, कौन-कौन से फ़ील्ड्स में काम आने वाले हैं, उसके बारे में इन्होंने अलग से सेक्शंस यहाँ पर दिए हैं। गवर्नेंस इंजन यहाँ पर जो इन्होंने दिया है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एआई पावर्ड पॉलिसी एंड न्यूज़ इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म, जो ऑलरेडी एक्ज़िस्ट करते हैं, बट ये बोल रहे हैं कि हम भी बनाएँगे उस फ़ील्ड के अंदर में काम करने वाले। बिकॉज़ बहुत सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं एआई के फ़ील्ड के अंदर में, जो कि अलग-अलग तरीके से काम कर रही हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये कुछ दिनों तक तो काम करेगा, बट अल्टीमेटली जैसे परप्लेक्सिटी जैसी कंपनियां हैं या फिर जैसे क्लाउडी जैसी कंपनियां, वो खुद के ही जारी कर देंगी ऐसे एजेंट्स अलग अलग फील्ड के। जैसे परप्लेक्सिटी तो कर भी चुका है बहुत सारे फील्ड्स के लिए अपने अपने अलग अलग से एजेंट्स। अगर आप उनके कोमेट ब्राउजर है वहाँ पर अगर आप जाके चेक करते हो तो बहुत सारे एजेंट्स आपको ऑलरेडी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म के अंदर में ये बेनिफिशियल हो इस कंपनी के लिए, बट शॉर्ट टर्म के लिए एक बार एआई का नाम है, एआई का जब तक बूम है तब तक इस टाइप की कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब ठीक ठाक परफॉर्म कर सकती है। दिस इज माई व्यू ऑन दिस कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग नंबर्स की बात करते हैं तो 72 करोड़ की बैलेंस शीट आज के दिन देखने को मिले, जो कि पिछले साल 23 करोड़ रुपीस की थी। अभी इसमें इन्होंने इसी साल के अंदर में कुछ नई कंपनियां एक्वायर की हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट की साइज बड़ी हुई नजर आ रही है। दैट इज अगेन ओके। नेक्स्ट, कंपनी का मोस्टली पैसा कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अच्छा खासा पैसा ट्रेड रिसीवेबल्स में भी पड़ा हुआ है, साथ में ही अदर करंट एसेट्स में भी पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर ये पैसा आया हुआ कहाँ से है, तो उधारी भी अच्छी खासी इनके ऊपर में है, काफ़ी अच्छी खासी उधारी इनके ऊपर में है। नेक्स्ट अगर रेवेन्यूज़ की बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 16 करोड़, 16 करोड़ से 24 करोड़, 24 करोड़ से फिर 28 करोड़ और फिर सीधे ही 64 करोड़ रुपए के ऊपर में रेवेन्यू पहुँच गया। नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो ओके 84 लाख, 3 करोड़, 6 करोड़, मतलब रेवेन्यू में कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ है, बट नेट प्रॉफिट्स में अच्छा खासा इंक्रीज़ जो है 2024 से 25 के अंदर में हुआ था। फिर अभी यहाँ पर 9 महीनों के अंदर में तो 13 करोड़ के आस-पास में पहुँच चुकी है। दैट इज़ मार्वेलस, और नंबर्स के ऊपर थोड़ा-सा भरोसा भी नहीं हो रहा है मुझे तो पर्टिकुलरली। हम कैश फ्लो पे नज़र डालने की कोशिश करते हैं, तो 2025 का कैश फ्लो अच्छा ठीक था, 2024 का भी ठीक था, 23 का भी ठीक था। अभी 2025 के अंदर में जब अचानक से बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज़ आया है, उस साल में कैश फ्लो खराब हो गया है, जो कि यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। इनका जो अदर करंट एसेट्स है, वो उसमें 20 करोड़ रुपए पड़े हैं, पिछले साल 3 करोड़ थे, तो यहाँ पर इंक्रीज़ किस चीज़ में है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है इनकम रिसीवेबल देखने को मिले, दैट मीन्स ये भी ट्रेड रिसीवेबल्स ही है, 8 करोड़ या 9 करोड़ रुपए के आसपास में, जो कि इन्होंने अदर एसेट्स के फॉर्म में दिखा रखे हैं। दैट मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर इसको हमको इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स लगभग 28 करोड़ रुपए के आसपास में नजर आ रहा है, जो कि बैलेंस शीट का लगभग 40% के आसपास की साइज है। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू इंक्रीज इस साल देखने को मिला, उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है। वी आर प्रोजेक्ट्स आईएनसी, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उसके अंदर में 13 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू सेल किया है, और उसी कंपनी का इनके ऊपर में उधारी भी रह रखी है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 8 करोड़ 83 लाख रुपए, राइट। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने अपने ही जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं रिलेटेड पार्टी वाली ट्रांजेक्शन से, तो कंपनी का जो बैलेंस शीट का जो साइज है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होकर 64 करोड़ के आसपास में आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक नंबर्स को इंक्रीज का पैटर्न देखने को मिल रहा है, बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाला। नेक्स्ट कंपनी का अगर हम लोग नाम देखने की कोशिश करते हैं तो नाम आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है। जेन एक्स एआई ओपोज हो चुका है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो चुका है अलग अलग क्लासेस के अंदर में। तो डेट मीन्स की कंपनी का अभी तक नाम भी मतलब हाथ में नहीं है। यस, डोमेन नेम जरूर इन्होंने रजिस्टर करवा रखा है, बट अभी तक ये भी छिन जाएगा अगर कंपनी अपने नाम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। तो नाउ दैट्स एन अगेन वेरी वेरी नेगेटिव पॉइंट, राइट। तो फ्यूचर के अंदर में दिक्कत करेगी ये चीज़ कंपनी को। यहाँ पर कुछ पॉजिटिवनेस भी नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ पर कंपनी की जो दूसरी कंपनियाँ उनके साथ में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छे नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दैट्स गुड। अब जो उम्मीद है सबसे बड़ी जो इस कंपनी की आगे फ्यूचर में निकल के आ सकती है, वो है प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, जो कंपनी खुद जनरेट करेगी खुद के, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो कंपनी को अच्छा बेनिफिट दे सकता है। जिसका आज के दिन जो रेवेन्यू है वो कुछ खास नहीं है, बट स्टिल ठीक ठाक लेवल पे इंक्रीज हो रहा है।
एंड यहाँ पर अदर प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करते हुए कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, ये आने वाले टाइम के अंदर में अच्छे लेवल पे इंक्रीज़ हो, राइट? यहाँ पे जो बूम देखने को मिला है 2024-25 और यहाँ पर 25-26 के अंदर में, ये एक्विजिशन जो नई-नई कंपनियों का इन्होंने किया है, उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। और न नेक्स्ट जो पॉजिटिव थिंग है, वो यहाँ पर देखेंगे रिकरिंग सर्विस एंगेजमेंट से कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू आ रहा है। नाउ दैट्स गुड। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं कंपनी के बारे में। अब आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का 50% जो रेवेन्यू है पिछले 9 महीनों का के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50% रेवेन्यू इंडिया से आया है, 50% रेवेन्यू बाहर से आया है। जो बाहर से जो रेवेन्यू आ रहा है उसके ऊपर में ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की वजह से मोस्टली है। और ये कंपनी का पूरा आज का ग्राफ है जिसमें कंपनी की सब्सिडरीज एंड एवरीथिंग इज़ ओवर हियर, राइट? अब यहाँ पे 2 कंपनियाँ देखने को मिल रही हैं जो कंपनी ने जो पीयर ग्रुप में डाली हैं। एक तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स एंड सेकंड वन इज़ एऑन टेक सॉल्यूशंस और तीसरी एक रिसेंटली एक कंपनी थी फ्रैक्टल एनालिटिक्स। उसके तीनों के साथ में हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं एक बार इसको। लेटेंट व्यू का जो पी है वो 32 का है, इसका कमाई नहीं कर रही है। एऑन टेक और फ्रैक्टल एनालिटिक्स जो अभी आई थी रिसेंटली, इसका 60 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। पीबी रेशियो फ्रैक्टल का 5 साढ़े 5 का है, इसका 1 से भी कम है, इसका 4 का है। तो लगभग इसका भी अब चेक करने की कोशिश करते हैं आईपीओ वाली कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे लेटेस्ट जो डेटा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस पे मैं यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज़ करना पसंद करूँगा बिकॉज़ कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर में बहुत अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, बट उछाल के साथ में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स और फिर उधारी रहना, वो थोड़ा-सा देखने को मिला है यहाँ पर। तो एक वहाँ पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पूरे साल का है 10 सीआर का मान के चल लेते हैं, जिसके हिसाब से अगर पी रेशियो देखने को मिलता है तो वो 20 का देखने को मिल जाता है। इसको अगर हम लोग स्टिल कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो अगेन तीनों ही कंपनियों के मुकाबले कमाई ठीक कर रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग पीबी रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर 52 करोड़ के आसपास में कंपनी के पास में जा रहे हैं, 50 करोड़ मान लो। एंड ऑलरेडी जो कंपनी की नेटवर्थ है वो 30 करोड़ रुपए के आसपास में देखने को मिल रही है, तो लगभग 80 हो जाएंगे। 8 16 8 24, तो लगभग 2.5 का पीबी रेशियो देखने को मिलता है, जिसको कंपेयर करते हैं तो अगेन अच्छी वैल्यू देखने को मिल रही है। मतलब इट इज़ नाइस, वो थोड़ा जूस हमारे लिए छोड़ा गया है यहाँ पर, ऐसा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो फाइनल व्यू है वो क्या बन रहा है? फाइनल व्यू अच्छा बन रहा है कंपनी के बारे में। बिल्कुल लॉन्ग टर्म का व्यू लेके मैं यहाँ पे चलने की नहीं ले बिल्कुल नहीं कह सकता बिकॉज़ मार्केट में जो मेन प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअली एलएलएम और एआई के बेस मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, उनके अंदर में ये काम नहीं कर रही है। वो किस तरीके से मार्केट को कैप्चर करने वाले हैं, बिकॉज़ अल्टीमेटली वैल्यू वहीं पर है। राइट, इनके पास अल्टीमेट वैल्यू नहीं है। इनके पास में एलएलएम का यूज़ करते हुए इसे ऊपर की लेयरिंग यूज़ करते हैं, मतलब एक कस्टमर सर्विस का इनके पास में एक बेनिफिट रहेगा, बट मेन वैल्यू उनके पास में, तो लॉन्ग टर्म का व्यू इस कंपनी के पास में मेरा बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट टर्म का और लिस्टिंग गेन का व्यू इस कंपनी के साथ में ज़रूर जा रहा है, बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, बेस्ड ऑन द कंपनी के अभी नया एक्विजिशंस वगैरह किए हैं, नए क्लाइंट्स वगैरह जोड़ रही है, कंपनी के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स भी हैं, राइट? तो उसके बेसिस पे शॉर्ट टर्म व्यू अच्छा बन रहा है, साथ में एआई का भी बूम चल रहा है और अभी और थोड़ा बहुत आगे चल सकता है। जब तक बबल ना फटे एआई वाला, तब तक के लिए तो कंपनी अच्छा कमाई कर सकती है। अगर आने वाले रिजल्ट भी इन्होंने अच्छे जारी कर दिए, जैसे अभी पूरे साल का रिजल्ट जारी करेगी, तो कंपनी का स्टॉक यहाँ से भी और ऊपर की तरफ में जा सकता है। साथ में अभी ये बहुत छोटी कंपनी एक ही फील्ड में काम कर रही है, रेवेन्यूज अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, उनको देखते हुए प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक बनी हुई है कंपनी के अंदर, तो उनको देखते हुए पॉजिटिविटी नज़र आती है। दो यहाँ पर ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। आप जो आईपीओ स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अगर यहाँ से लगभग ये 10-20% के आसपास में अगर नीचे गिर जाती है तो स्टॉप लॉस लेके निकलने में फ़ायदा है। और फिर जब वापस से जो इसने हाई बनाएगा लिस्टिंग के बाद में, अगर उसको वापस से क्रॉस करती है तो एक बार फिर से बाइंग की जा सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें दिखेगा कि हाँ, अब पुश आ रहा है। साथ में जो डेटा आया है यहाँ पर जो कि ये वाला है, जो कि एंकर इन्वेस्टर्स का, वो भी अच्छा डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो आई एम पॉजिटिव इन द लिस्टिंग गेन शॉर्ट टर्म बट नॉट इन द लॉन्गर टर्म। और स्ट्रिक्ट जो है आईपीओ स्ट्रेटेजी का यूज़ करके यहाँ पर चला जा सकता है, जब तक आईपीओ का बूम का जो बबल है वो नहीं फटता है। बाकी लॉन्ग टर्म के अंदर में इस टाइप की कंपनियों की वैल्यू रह सकती है पॉसिबली, बट हमें थोड़े रिजल्ट्स और देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से मैनेजमेंट आगे चीज़ें, मतलब कैश फ्लो को कैसे मैनेज करता है। दैट्स द मेन थिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। फाइनली सी यू टुमारो।